नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बिहार विधान परिषद 10 जुलाई तक बंद कर दिया गया है। 10 जुलाई तक सामान्य कर्मचारियों के आने पर रोक लगा दिया गया है। सत्र से संबंधित अधिकारी ही आ सकेंगे। दरअसल कार्यकारी सभापति के कोरोना पॉजिटिव आने पर यह फैसला लिया गया और आज परिषद के लगभग 40 लोगों का सैंपल भी लिया गया है, जिनकी रिपोर्ट आने का इंतजार है। आपको बता दें कि विधान परिषद के सभापति और उनकी पत्नी, उनका बेटा कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद से लगातार सीएम, डिप्टी सीएम और कई नेताओं के भी सैंपल लिए गए हैं। हालांकि अच्छी बात रही कि सीएम और डिप्टी सीएम की रिपोर्ट नेगेटिव आई। रवि सत्यनारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, अब तक क्या अपडेट है बिहार विधान परिषद से जुड़ी हुई? जी सुमित, देखिए सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि जिस ढंग से जो कार्यकारी सभापति है अवधेश नारायण सिंह पॉजिटिव हुए, उनका पूरा परिवार पॉजिटिव हुआ, उसके बाद एहतियात के तौर पर जो है वो विधान परिषद को अगले शुक्रवार यानी 10 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया है और कहा गया है कि जो भी कर्मचारी सामान्य रूप से जो काम करने के लिए आते हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 से लेकर के 6 अगस्त तक जो है वो सत्र घोषित हो चुका है। तो उनके कागजात आएंगे, उनसे जुड़े हुए काम तैयारियां शुरू करनी होगी, तो सिर्फ वही चंद लोग जो है वो आ सकेंगे। बाकी सारे लोगों को आने पर पाबंदी लगा दी गई है और साथ में कहा गया है कि जो वैसे 40 लोग जो सीधे संपर्क में कार्यकारी सभापति के आए थे, उन 40 लोगों को जो है आज ब्लड सैंपल लिया गया है। संभवतः कल जो है उनका जो रिजल्ट आएगा, उनका जांच की रिपोर्ट आएगी, तब पता चल पाएगा कि क्या स्थिति है। लेकिन एहतियातन जो है ये कदम उठाया गया है कि सामान्य तौर पर जो लोग काम करते हैं वो कल से 10 तारीख तक नहीं आएंगे। जी, बहुत शुक्रिया रवि इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। डीजीपी चुस्त, पुलिसकर्मी मस्त। जी हां, बिहार के डीजीपी भले ही पुलिस पब्लिक का रिश्ता मजबूत करने में लगे हैं और ग्रामीणों की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन बिहार पुलिस के कर्मी ही खाकी को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। बेतिया में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां शराबबंदी कानून को ठेंगा दिखाते हुए एक हवलदार को एसपी के निर्देश पर गिरफ्तार किया गया। दरअसल सड़क किनारे झाड़ी में पड़ा हुआ यह शख्स हवलदार है जो शराब के नशे में धुत है। इस हवलदार का नाम कृष्ण कुमार सिंह है, जो शराब के नशे में सड़क किनारे गिरा हुआ था। किसी ने इनकी तस्वीर ले ली और फिर वायरल कर दिया। सोशल मीडिया में खबर आने के बाद एसपी निताशा गुड़िया ने मुफस्सिल थाना पुलिस को आरोपी हवलदार को गिरफ्तार करने का निर्देश जारी किया। हवलदार का मेडिकल चेकअप कराया गया, जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई और नशेड़ी पुलिसकर्मी को जेल भेज दिया गया। वैसे बिहार में शराबबंदी के कड़े कानून का ढोल पीटने वाली सरकार के दावों की हकीकत को बयां करने के लिए तस्वीरें ही काफी हैं। वैसे पुलिस कितनी चुस्त है बिहार में, इसकी बानगी आज राजधानी पटना में भी दिखी। पटना के अलग अलग इलाकों में आज दिन भर अपराधी तांडव मचाते रहे। एक के बाद एक लूट की 3 वारदातों को अंजाम दिया। सुबह सुबह पटना सिटी में 15 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, तो दोपहर में मसौढ़ी में 3 लाख रुपए की छिनतई हुई। शाम होते होते कंकड़बाग इलाके के मुनाचक में एक ज्वेलरी दुकान को लूट लिया। बाइक पर 3 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। आनंद फानन में सिटी एसपी जितेंद्र घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। वारदात से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर नारेबाजी भी की। प्रेस है। तो पटना में बेखौफ अपराधियों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज एक बार फिर पटना सिटी में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक कारोबारी को गोली मार दी और करीब 15 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने अभी 10 लाख रुपए से अधिक की लूट ही मान रही है। मामला बाल सलामी थाना क्षेत्र के मारूफगंज की है, जहां दाल कारोबारी अपने भाई के साथ बैंक में पैसा जमा करने जा रहा था। तभी रास्ते में 5 की संख्या में आए बाइक सवार अपराधियों ने कारोबारी मनीष कुमार और अभिषेक उर्फ सोनू पर फायरिंग शुरू कर दी और रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। विरोध करने पर अपराधियों ने अभिषेक के पैर में गोली मार दी, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में जुटी है। हम सब मंसूरगंज में देखे जो मोटरसाइकिल से लूट के जा रहा है। जानकारी हुआ कि मनीष कुमार का पैसा छिना गया, गोली मार दिया। ये दो लोग कौन थे? दोनों जो साथ में थे, मनीष के भाई थे कि मनीष थे? मनीष कुमार खुद मालिक है। अच्छा। और उसका भाई है जो अविनाश कुमार, सोनू। गोली किसको लगी है? सोनू कुमार को। तो कितना पैसे का लूट हुई है? 15 लाख। तो क्या ये बराबर यहाँ पर आया जाता कहते नहीं? बराबर हम लोग जो है देख रहे हैं, सारे एंगल पे जांच कर रहे हैं। कितनी की संख्या में अपराधी थे सर? और ये उनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि 3-4 होंगे या
और भी होंगे, लाइनर भी हो सकते हैं। गोली कितने लोग किस दिन को लगी है सर? अभी लोग क्या थे? सोनू नाम है उनका, पैर में जो है। बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने स्वर्ण आभूषण के कारोबारी के घर में घुसकर लाखों के जेवरात, बेशकीमती सामान के साथ ही 1 लाख रुपए भी लूट लिए। लूट की वारदात रोसड़ा के वार्ड संख्या 14 की है। बताया जाता है कि करीब 6 की संख्या में आए बदमाशों ने लूट की इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित परिजनों की माने तो बदमाशों ने उनसे मोबाइल फोन भी लूट लिए। दिन दहाड़े हुई लूट की इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत है। दिन दहाड़े 3-4 बजे के आसपास 5 से 6 हथियारबंद अपराधी घर में घुस गए और घर में घुस के लोगों को जो है सो वो अपने कैप्चर करके पूरा जो है सो उनका जो भी था वो लूटपाट किए। इस तरह की घटना अभी बहुत दिनों के बाद रोसड़ा में हुई है और अभी जो इस पूरे बिहार में ज्वेलर्स को जो टारगेट किया जा रहा है ये बहुत ही जो है सो खतरनाक चीज़ है, इसीलिए हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। गोपालगंज में हाल के दिनों में अपराधियों का खौफ जहां बढ़ा है, वहीं अपराधी दिन दहाड़े बम ब्लास्ट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ताजा मामला विशंभरपुर थाने के सिपाया बाजार का है, जहां अपराधियों ने एक डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर ताबड़तोड़ बम फेंके, फिर लोगों में दहशत फैलाने की नीयत से हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। 2 बाइक पर 4 की संख्या में आए थे अपराधी। वहीं इस घटना से पहले 2 जुलाई को भी अपराधियों ने सिपिया बाजार स्थित रामेश्वर प्रसाद की क्लिनिक में घुसकर कार्बाइन दिखाकर डॉक्टर को जान से मारने की धमकी दी थी। धमकी देने के बाद अपराधी क्लिनिक के बाहर हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए थे। अपराधियों ने डॉक्टर से 20 लाख रुपए रंगदारी की मांग की थी। आज जहां पर बमबारी की घटना हुई वो जगह विशंभरपुर थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर है। अपराधियों की कार्रवाई से जान से मारने की धमकी देने का 2 जुलाई का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसे देखकर कोई भी खौफ खा जाएगा। आज फिर अपराधियों ने इसी इलाके में बमबारी और हवाई फायरिंग से दहशत फैला दी। वो भागने में सफल रहा है, लेकिन हम लोग उस पर त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं और उसे पकड़े हैं। किसके ऊपर सर बमबारी किया? बमबारी किसी के ऊपर किया नहीं है। सिपाही ढाला पर डॉक्टर रामेश्वर क्लिनिक के आगे सड़क पर बम फटा। आगे बढ़ते हैं। रांची से बड़ी खबर है, लालू प्रसाद का सुरक्षाकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जी हां, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद रिम्स में है और छुट्टी पर गया था वो सुरक्षाकर्मी। छुट्टी से वापस लौटने पर पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हुआ है। ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले हालांकि गार्ड ने जांच करा दिया था और अब तक रांची में कुल 4 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सियासी गलियारे को रुख करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तकरीबन सभी पार्टियां खुद को डिजिटली तैयार रखना चाह रही है। बीजेपी ने इसकी शुरुआत काफी पहले कर चुकी है और अब जेडीयू ने भी अपने सारे विंग को डिजिटली एक्टिव होने का टास्क दे दिया है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव कोरोना के साए में होना तय है। ऐसे में पार्टियों का अब डिजिटल रिसोर्सेज पर भरोसा बढ़ता जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड ने भी अपने तमाम प्रकोष्ठों को डिजिटल माध्यम से कार्यकर्ताओं से जुड़ने का टास्क दिया है। बड़े नेता इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। आज तकनीकी ज्ञान के हम लोग ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। इसी कारण वर्चुअल फेस लाइव और हम लोग इस तरह के चीजों का उपयोग करके हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं के साथ संपर्क स्थापित कर रहे हैं। जेडीयू ने विधानसभा चुनाव को लेकर अल्पसंख्यक वोटरों पर भी निगाहें गड़ा दी है। मुस्लिम वोट कैसे जेडीयू के पाले में आए, इसे लेकर जेडीयू के मुस्लिम लीडर लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। खास तौर से मुसलमानों में जो आरजेडी के लिए जो सोच है कि भाई उनकी गुलामी करनी है या उनको वोट देना है, जो आज से पहले से होता रहा है, बहुत सारे लोग करते रहे, इसको खत्म करने के लिए हम लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। जेडीयू ने अपने तमाम विंग को चुनाव को देखते हुए एक्टिव कर दिया है। जेडीयू की नजर युवा वोटर पर है। इसे लेकर पटना की सड़कों पर बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। बीजेपी के बाद जेडीयू पूरी तरीके से डिजिटल मोड में आ गई है और पटना के सड़कों पर इस तरीके से बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है युवा विचार विकसित बिहार नीतीश कुमार।
साथ में ये भी लिखा हुआ है और इसमें जेडीयू के जो बड़े नेता हैं उनकी तस्वीर भी लगी हुई है। युवा नेता जेडीयू के हमारे साथ ओम प्रकाश सेतु मौजूद हैं। सेतु जी, ये क्या है जो युवा विचार विकसित बिहार, क्या है इसमें और कैसे कनेक्ट होंगे आरसीपी सिंह युवाओं के साथ? युवा विचार विकसित बिहार नीतीश कुमार कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव संगठन रामचंद्र प्रसाद सिंह जी उस दिन फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ेंगे और बिहार के तमाम युवा के जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, बूथ सचिव और तमाम ऐसे पदाधिकारी जो फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ेंगे और सरकार की 15 साल की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा और 15 साल पहले का कैसा था उसके बारे में भी बताया जाएगा। कोरोना संक्रमण की वजह से कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में जाना इतना आसान नहीं है। इस वजह से सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में अपनी पैठ बनाने के साथ साथ कार्यकर्ताओं को बूस्टर भी किया जा रहा है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी जोरों पर है। एक तरफ पार्टी के सभी बड़े नेता विधानसभा वार वर्चुअल रैली कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वर्चुअल तरीके से पार्टी क्षेत्रीय बैठकें भी कर रही हैं। इसी सिलसिले में आज बिहार के 11 जिलों की क्षेत्रीय बैठक आयोजित की गई। इन क्षेत्रीय बैठकों में बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और सुशील मोदी सहित पार्टी के कई बड़े नेताओं ने भाग लिया। आज हुई क्षेत्रीय बैठकों में गया, औरंगाबाद, नालंदा, जहानाबाद सहित कुल 11 जिलों की बैठकें 3 चरणों में की गई। इन बैठकों के जरिए पार्टी इन जिलों में पार्टी के कामों की समीक्षा के साथ साथ चुनाव को लेकर तैयारी और कमियों को दुरुस्त करने पर जोर दे रही है। 5-5, 6-6 जिला के मिलाकर करके क्षेत्रीय बैठक कर रही है। उस क्षेत्रीय बैठक में हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार के प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, संगठन महामंत्री नागेंद्र जी रहते हैं और वरिष्ठ नेतागण रहते हैं। उस बैठक के माध्यम से हम समीक्षा करते हैं उन जिलों की, उन क्षेत्रों की, कहाँ कौन से क्षेत्र में हमारी स्थिति कैसी है। बिहार में जीतन राम मांझी महागठबंधन के साथ हैं या नहीं अब साफ होता जा रहा है। 10 जुलाई को हम पार्टी की ओर से कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है। माना जा रहा है कि 10 जुलाई को मांझी गठबंधन को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं और उसमें बड़ा ऐलान हो सकता है। 10 तारीख को हमारे राष्ट्रीय प्रमुख ने कोर कमेटी की बैठक की है और उस दिन, उसके नेक्स्ट डे हम लोग फैसला ले लेंगे, कहीं भी जा सकते हैं। ऐसे हम लोग उनको अधिकृत कर दिया है कि आप जो भी फैसला लेंगे हम लोग आपके साथ हैं और कोई जरूरी नहीं कि हम महागठबंधन में भी रहे। महागठबंधन अहंकार में जी रहा है, इसलिए कि वो कोऑर्डिनेशन कमेटी बना नहीं रहा है, इसलिए हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी अपनी पार्टी के, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका व्यक्तिगत फैसला पार्टी के लिए जो भी होगा वो स्वतंत्र है। हम लोग महागठबंधन में सभी दल साथ हैं। अब उनकी पार्टी को उनको फैसला लेना है, इसमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। नालंदा के नुरसराय प्रखंड में मत्स्य विभाग द्वारा लाखों के तालाब बंदोबस्ती में घोटाला का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि जिले में एक और बड़ा घोटाला सामने आ गया है। इस बार यह घोटाला नगर पंचायत इस्लामपुर के विभिन्न सैरातों की बंदोबस्ती में कार्यपालक पदाधिकारी, उनके कर्मियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से हुआ है। नगर पंचायत इस्लामपुर में एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। ये घोटाला तब उजागर हुआ जब पूर्व संवेदक ने बिना किसी सभा और बिना किसी के अनुमोदन के नगर पंचायत इस्लामपुर में विभिन्न सैरातों की बंदोबस्ती कर कोरोना काल में बिना किसी सूचना के टेंडर पास कर दिया। इस मामले से खफा पूर्व संवेदक ने नगर विकास विभाग को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। विज्ञापन 78 लाख का निकला, इसमें कोरोना के चलते हम लोग का नहीं हो रहा था और अटेंडम 20 तारीख को कार्यपालक अभियंता और बड़ा बाबू जो रवि जी हैं, ये उन दोनों के मिली भगत से 20 तारीख को किसी गुड्डू कुमार के नाम से टेंडर दे दिया गया और जिसका कोई विज्ञापन, कोई अथी नहीं निकला। इसके लिए जांच के लिए हम नगर विकास मंत्री में भी आवेदन दे चुके हैं, डीएम साहब को आया हुआ है। अगर हमारी जांच जिलाधिकारी से न्याय नहीं मिला तो इसके लिए हम हाईकोर्ट भी जा सकते हैं। इस मामले के बाबत जब नगर पंचायत के प्रधान सहायक से सवाल किया गया तो अपने ही सवाल में उलझे नजर आए। पूर्व संवेदक की सूचना तो पेपर में प्रकाशन है, व्यक्तिगत तो सूचना हम लोग देते नहीं है। तो पेपर में प्रकाशन है सर, जो 18-19 को है, 20 को टेंडर देना क्या होता है? हाँ, 20 को इसलिए हुआ कि अगला आदमी जो भाग लिया 3 डाक बक्ता, उसने कहा कि हम दो सैरात छोड़कर लेंगे,
अच्छा, तो इसका निर्णय तो सशक्त स्थायी समिति ही करेगी ना। क्या इसके लिए आप मीटिंग किए थे? इसके लिए हाँ, बैठक इसके हुई लिए थी? स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई बाज़ाब्ता। वो कितने तारीख को हुई? 20 तारीख को। और 20 को ही टेंडर दिया गया? 20 तारीख को 1 बजे टेंडर। कितने लाख का टेंडर हुआ सर इस बार? ये 45 लाख रुपए का हुआ। अब पूर्व में कितना हुआ था? पूर्व में तो 71,54,000 में हुआ था। नगर विकास एवं आवास विभाग के विशेष सचिव ने इस मामले की जांच के लिए नालंदा डीएम को आदेश दिया और 1 सप्ताह के अंदर जांच पूर्ण कर प्रतिवेदन भी मांगा। डीएम की माने तो नगर आवास विभाग के निर्देश पर जांच टीम गठित कर दी गई है और बहुत जल्द ही जांच रिपोर्ट विभाग को सौंप दिया जाएगा। इसमें जो हम लोगों को शिकायत मिली थी तो शिकायत के आधार पर इसमें जांच कमेटी गठित की गई है और जांच कमेटी अपना जांच करके वो चाहे वित्तीय पहलू हो या बंदोबस्ती के जो भी नियम निर्देश हैं उसके आधार पर अपना निर्णय लेकर के उसमें जो भी निर्णय आएगा उस हिसाब से फिर हम लोग अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। अब सवाल ये है कि जिस तरह निविदा निकालकर 12 घंटे में बंदोबस्ती कर सरकार को राजस्व का चूना लगाया गया, उसका जिम्मेदार कौन है और क्यों लगातार मुख्यमंत्री के गृह जिले में ही राजस्व की क्षति उनके ही अधिकारी पहुंचा रहे हैं। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। महानंदा नदी के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी से पूर्णिया और कटिहार के कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। पूर्णिया के बायसी अनुमंडल के पुरानागंज में 2017 में आए प्रलयंकारी बाढ़ में महानंदा नदी का तटबंध टूट गया था, जिसकी मरम्मत अब तक नहीं हो पाई है। इस तटबंध के टूटने के कारण हर साल महानंदा नदी में बाढ़ आने से आसपास की सड़कें भी कट जाती हैं। महानंदा नदी अपने उफान पर है। मॉनसून के दस्तक के साथ ही नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है और इस बढ़ते जल संकट से पूर्णिया और कटिहार के निचले इलाकों में पानी भरने लगा है। बाढ़ के इस दस्तक के साथ ही शुरू हो गई है लोगों की परेशानी। कदवा प्रखंड में अन्य समस्याओं के साथ शवों के अंतिम संस्कार को लेकर भी मुसीबतें आने लगी है। मुक्तिधाम की घोषणा के बावजूद कदवा प्रखंड में शवदाह की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग सड़क किनारे अंत्येष्टि करने को मजबूर हैं। सामान्य दिनों में लोग नदी किनारे अंत्येष्टि कर लेते हैं, लेकिन इन दिनों निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हैं। शमशान के लिए बहुत परेशानी ज्यादा है। जिनको मैंने हुआ तो कोई पानी में डाल देता है, कोई मैंने यही सूखा मिला तो वहीं जला दिए। जहाँ राहत जलाते समय में थोड़ा सा जमीन सरकारी था, यहाँ भी अभी जान पानी है, इसलिए दिक्कत से हम लोग यहाँ शमशान यहीं पर जलाए हैं। अभी पूर्णिया के बायसी अनुमंडल के पुरानागंज में 2017 में आई बाढ़ में महानंदा नदी का तटबंध टूट गया था, लेकिन आज तक उसकी मरम्मत नहीं हो पाई है। इस तटबंध के टूटने से हर साल महानंदा नदी में बाढ़ आने पर आसपास की सड़कें कट जाती है और कई पंचायतों में पानी घुस जाता है। और इस संबंध में बायसी के विधायक की माने तो कोरोना के चलते पुल का काम नहीं हो पाया। कई जगह का तो टेंडर भी हो चुका है। जो योजना सैंक्शन हुआ था महानंदा का कनकई का, उसमें टेंडर डाला, 15 दिन का शॉर्ट नोटिस में टेंडर हुआ था लॉकडाउन के चलते। लॉकडाउन नहीं होता तो सभी काम हो जाता। उसके बाद परवान का अलग से था, 11 योजना हमारा था और 8-10 योजना अमर वाले का था, तो उसमें कोई टेंडर डाला ही नहीं, कोई ठेकेदार टेंडर डाला ही नहीं। टेंडर नहीं डाला तो वो काम हुआ नहीं। और महानंदा कनकई परवान में जो 5 काम में डाला, इसमें काम कुछ हुआ, 1-2 जगह काम में थोड़ा विलम्ब हो गया, रहुआ में और चंकी में, तो काम पूर्ण नहीं हो पाया। सीमांचल में बाढ़ की तबाही का मंजर हर साल दिखता है। इस साल भी कई प्रखंड शुरुआत में ही कटने लगे हैं। इस जद्दोजहद में परेशान स्थानीय लोगों को इस साल चुनावी लहर की गर्मी कुछ राहत दिलाती है या फिर वही त्रासदी इन्हें झेलनी पड़ेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण और कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। बोधगया के महाबोधि मंदिर में बौद्ध गुरु 14वें दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो का 50वां जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर कोरोना काल की वजह से तिब्बती मंदिर में बौद्ध भिक्षुओं ने केक काटा और गर्भगृह में बौद्ध लामाओं ने विशेष पूजा अर्चना की। इसके बाद परम पावन दलाई लामा जी की लंबी उम्र की कामना के लिए बौद्ध भिक्षुओं ने बौद्धिक मंत्रोच्चार और सूतपाठ भी किया।
बता दें कि 6 जुलाई 1935 को जन्मे 14वें दलाई लामा बचपन से ही तिब्बतियों की परेशानियों को समझ रहे हैं और इसके लिए वो चीन के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। वैसे तो हम लोग हर साल धूमधाम मनाते हैं, फिर भी इस साल लॉकडाउन ये सब के कारण बड़ा गैदरिंग तो नहीं कर सकते। फिर आप लोगों ने छोटा सा पूजा रखे, केक कटिंग किया, कुछ छोटा सा टी पार्टी रखा, इसी में हम लोग ने समाप्त। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।